हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। मल्हार पाठ्य पुस्तिका से हमने प्रीवियस लेक्चर में पानी रे पानी जो आपकी कहानी है, इस कहानी के शब्दार्थ और सारांश पढ़ा था। और अभी हम इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे और आप उत्तर देंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो पानी रे पानी, अनुपम मिश्र द्वारा लिखित ये कहानी, इसमें पानी का महत्व बताया है और साथ में पानी का संरक्षण हम कैसे करें और क्यों पानी का संरक्षण करना आवश्यक है, और पानी के अधिक होने पर या पानी के कम होने से दोनों में हमें जो है नुकसान होता है, दोनों से जो है हमें खतरे हैं। यदि पानी बहुत कम हो जाए तो सूखा पड़ जाता है और पानी अत्यधिक हो जाए तो बाढ़ आ जाता है, बाढ़ की स्थिति हो जाती है। तो पानी जो है संतुलित हो तभी जो है हमारे लिए लाभदायक है, नहीं तो हमें उससे नुकसान भी हो सकता है ना। अत्यधिक पानी भी जो है वो क्या कर देता है, जन और धन की हानि हो जाती है उससे। तो यहाँ कुछ प्रश्नों के जो शब्दों के अर्थ आपने लिखे हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे, कुछ प्रश्न यहाँ पर हम इसी चैप्टर के करते हैं। पहले जो पाठ से ही प्रश्न होंगे, फिर देखिए कल्पना पर आधारित होते हैं, सोच विचार के लिए अलग अलग प्रश्न, यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से प्रश्नों का निर्माण किया गया है। तो अभी तक आपने और चैप्टर में भी देखा है, सभी प्रश्नों के जो हैं अपने एक से पैटर्न है। तो देखिए पहले पाठ से प्रश्न है, मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है। उसके सामने आपको तारा बनाना है और कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है। यानी कि भूजल का मतलब होता है भूमि के अंदर जो पानी है वो किससे समृद्ध होता है। नल सूख जाने से, पानी बरसने से, तालाब और झीलों से, या बाढ़ आने से। तो देखिए यहाँ पर दो उत्तर हैं। सबसे पहले है पानी बरसने से। देखो, नल सूख जाने से भूजल भंडार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस समय तो सूखा पड़ चुका है। तो पानी बरसने से, अभी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि जब पानी बरसता है तो हमारे भूजल भंडार यानी कि धरती के अंदर जो जल का भंडार है वो भर जाता है। आपने देखा होगा बरसात में, आजकल आप भी देख पा रहे हैं, इतनी बारिश होती है उसके बाद वो पानी कहाँ चला जाता है। सोचा है आपने कभी कि ये पानी जाता कहाँ है ना। थोड़ी देर इतनी बहुत ज्यादा बारिश होगी और उसी बारिश के खत्म होने के तुरंत 5 से 10 मिनट में वो पानी सब जो है धरती में समा जाता है। तो वो पानी जाता कहाँ है, वो धरती के अंदर जो है इन मिट्टी के कणों से होते हुए छंट करके धरती के अंदर जो जल का भंडार है वहां पर जमा हो जाता है वो पानी। ठीक है, तो पानी बरसने से भी हमारा जो भूजल भंडार है वो जो है भर जाता है, समृद्ध हो जाता है, यानी कि संपन्न हो जाता है। और तालाबों और झीलों से, तालाबों और झीलों से कैसे, जब बारिश होती है और यहाँ पर तालाब बना है, ठीक है, तालाब बने हैं तो बारिश क्या होगा, बारिश का पानी यहाँ पर जमा हो जाएगा, बारिश का पानी इस तालाब में जमा हो जाएगा। जो पानी सीधे बहना था वो बहने के बजाय इस तालाब में जमा हो जाएगा, और जब वो जमा होगा तो धीरे धीरे जितना भी पानी था वो सारा का सारा पानी धरती के अंदर जो है इस भूजल जो भंडार है उसको समृद्ध करेगा, उसके अंदर भर जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध है। तो दो चीजों से। सबसे पहले पानी बरसने से, जब पानी बरसता है तो हमारी धरती के अंदर पानी का एक बहुत बड़ा भंडार है जो मिट्टी के इन कणों के नीचे भरा रहता है। अब क्या होता है, वर्षा होती है, बारिश होती है, तो ये जो पानी है ना बेटा यहाँ पर भर जाता है, इधर इस भंडार में आ जाता है। और जब हम किसी मोटर के थ्रू इस पानी को ऊपर सोख लेते हैं पूरे साल भर, है ना, जब आप मोटर लगाते हैं तो वो जो है यहाँ से पानी को सोख लेता है ऊपर की तरफ।
तो हमारा जो भूजल भंडार है वो दो चीजों से समृद्ध होता है, एक तो तालाबों और झीलों से। देखिए हमने क्या कहा था कि जैसे यहाँ पर जो है आपका एक तालाब है, ये आपका क्या है, तालाब है, ठीक है। इस तालाब में वर्षा हुई, बारिश हुई, बहुत सारा पानी भर जाएगा और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, रिस करके नीचे चला जाएगा, ठीक है बेटा, नीचे आ जाएगा ये पानी, ठीक है। और ज्यादा पानी इकट्ठा इस स्थान पर हो पाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और अगर यहाँ तालाब ना होता तो ये पानी सीधे बह जाता नीचे, यानी दूसरे स्थान में चला जाता। तो इन दोनों चीजों से हमारे जल का जो भंडार है, यानी कि भूजल का जो भंडार है वो समृद्ध होता है, ठीक है। तो दोनों पर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, दोनों पर तारा लगा दिया है, स्टार लगा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है? समुद्र से उठी भाप का बादल बरसना। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है? जल चक्र जानते हैं आप, जब क्या होता है, भीषण गर्मी होती है तो समुद्र का जल, जो समुद्र का जो जल होता है, जब बारिश होती है बेटा, चलिए देखिए, बारिश होती है, ये आपका समुद्र है, क्या है, समुद्र है, ये आपका समुद्र है, ठीक है। अब यहां से वाष्प बन करके, ये वाष्प बनता है, वाष्प बन करके ये जल आसमान में चला जाता है और यहाँ से ये क्या बनाता है, बादल बनाता है, क्या बनाता है, बादल बनाता है, इस तरह से, है ना, बादल, ठीक है। और जब इन बादलों में जल के कण अत्यधिक भारी हो जाते हैं तो पुनः ये जो बादल हैं ये वर्षा करते हैं, ठीक है। वर्षा करने के बाद कहीं नदियों से, नालों से ये पानी पुनः उसी समुद्र में चला जाता है, यही हमारा क्या है, जल चक्र है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीजें होता है जल चक्र में। एक तो जो समुद्र का पानी है वो उसका वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होने के बाद वो बादल के रूप में बदल जाता है, यानी यहाँ पर वो पानी था, यहाँ पर वो भाप बन गया, वाष्प बन गया और इधर बादल बन गया, और बादल के बाद पुनः वो बरसता है और फिर जो है कहाँ आ जाता है, उस समुद्र में आ जाता है। तो यही हमारा जल चक्र है, ठीक है, ये क्या है, जल चक्र है। अब क्या कहा है प्रश्न, निम्न में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है, ठीक है। तो कौन सी बात है बेटा, वर्षा, जल का संग्रह करना ना, समुद्र से उठी भाप का बादल बरसना, बिल्कुल ये जल चक्र से ही संबंधित है। नदियों का समुद्र में जाकर मिलना, देखो अब जब बादल बरसेंगे ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ समुद्र के ऊपर ही बरसेगा, बादल तो कहीं भी बरस सकते हैं, ठीक है। अब बादल बरसे और कोई नदी आई और वो नदी का जो पानी, बहता पानी कहाँ जाता है, वो सीधे जाता है समुद्र में। तो नदियों का समुद्र में जाकर मिलना ये भी तो क्या है, जल चक्र का ही एक भाग है ना। तो ये जल चक्र की ही बात है। तो दोनों बातें जल चक्र को बताती हैं, समुद्र से उठी भाप का बादल बरसना और नदियों का समुद्र में जाकर पुनः मिलना, ये दोनों ही आपकी क्या है, जल चक्र की से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। यहाँ बड़ी गलती की संकेत किस ओर किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या प्रश्न किया गया है कि इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। यहाँ बड़ी गलती की ओर जो संकेत किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, जल चक्र की अवधारणा को न समझना, आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करना, या फिर तालाबों के कचरे से पाट कर समतल करना।
तो हमने इस चैप्टर में जो हमें लेखक ने बताया, लेखक ने क्या कहा कि तालाबों के जो कचरे, तालाब जो है वहां पर हम क्या कर देते हैं, कचरा पाड़ देते हैं, यानी कि कचरा वहां डाल देते हैं, उसको समतल करके उस भूमि के लालच में वहां पर बड़े बड़े सिनेमा हॉल बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे सपोज पहले तालाब था, है ना, तो तालाब की वजह से यहाँ पर जितना भी पानी भरता था धीरे धीरे धरती उसको अपने अंदर सोख लेती थी। तो इस धरती के नीचे जो है पर्याप्त पानी भी होगा, यहाँ का जो जल भंडार है वो भरा होगा। ठीक है, अब जो तालाब है उस तालाब में हमने कचरा डाल दिया, बहुत सारा इसमें मलबा डाल दिया, इसको भर दिया और इस तालाब को अब हमने एक समतल जमीन बना दिया और इसके ऊपर से बना दिए अपने बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े भवन यहाँ पर हमने बना दिए कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो है ऊपर से इसको इधर इधर से सीमेंटेड कर दिया पूरा। तो जहां से पानी अंदर इस जल स्रोत से, इस जल जो प्राकृतिक हमारे जल स्रोत थे वो स्रोत हमने बंद कर दिए, जहां से पानी ने अंदर जाकर के धरती के अंदर का जो पानी का संग्रह है वो करना था, वहां पर तो हमारे भवन बन गए हैं, बड़े बड़े घर बन चुके हैं, बड़ी बड़ी जो है वहां पर सिनेमा हॉल और जो है अनेक प्रकार के बिल्डिंग बन चुकी हैं। तो अब पानी कहाँ से जाए नीचे, पानी तो सीधे चला जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि हम विकास कर रहे हैं और विकास के नाम पर हमें जो है कहीं ना कहीं हम प्रकृति पर छेड़छाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हमने आपको पाठ में भी पढ़ाया था कि इधर से जो है पहले नदियां जा रही थी, नदियों का ही रास्ता था, है ना, और हम क्या कर रहे हैं, एक तो हमने इधर पर क्या कर दिया, अपने बड़े बड़े भवन बना दिए है। दूसरी बात, यहाँ पर नदी अगर सूख जाती है तो लोग यहाँ पर अपने घरों को बनाते हैं और बड़े बड़े घर बनाने के बाद जब कभी नदी अपने रास्ते पर आती है, नदी जो है कभी भी अपने रास्ते को जो है आ सकती है और नदी का पानी का बहाव यदि तेज हुआ तो या तो वो यहाँ से कट के इधर के लोगों को नुकसान करेगी या इधर के लोगों को, या फिर डायरेक्ट अपने ही रास्ते पे आकर के यहाँ के जितने बने हुए घर हैं सबका विनाश कर देगी, और जैसा हो भी रहा है। ठीक है, तो अगर हम इतनी बड़ी गलती करते हैं तो ये जो बड़ी गलती है ना इसकी सजा हम सबको मिल रही है, क्योंकि हम प्राकृतिक जो हमारी जो प्रकृति है उस पर छेड़छाड़ कर रहे हैं। ठीक है, उस पर हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। आए दिन आप देखते होंगे कि सड़क दुर्घटनाएं हो जाती है, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है। अब इसका कारण भी हम स्वयं हैं, क्योंकि हम विकास चाहते हैं, क्योंकि हमें विकास चाहिए। ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ है ना, कुछ इस तरह से पहाड़ है, उन पहाड़ों को खोद खोद करके हमने क्या बना दी है, सड़कें बना दी, खोखली कर दी हैं वो सड़क, वो जो पहाड़ हैं। तो देखिए वो जो पहाड़, उनकी जड़ों को हमने जब काट दिया तो कहीं ना कहीं वो पहाड़ फिर गिरेंगी, कहाँ गिरेंगी, सड़कों पर ही गिरेंगी और इसके शिकार हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत बड़ी गलती है और इस गलती की सजा जो है हम सबको मिलती है। इसलिए यहाँ पर जो है कहा गया है कि तालाबों के कचरों से, तालाबों के कचरे से पाट कर समतल करना, यानी कि तालाब में जो कचरा है उसको भर देते हैं, उसको समतल कर देते हैं, भूमि के लालच में उसमें बड़ी बड़ी हम सिनेमा घर और बड़े बड़े जो है भवन बना देते हैं, जो कि जहाँ पहले उसने जल का संग्रह करना था वो बाद में वहाँ जल संग्रह नहीं हो पाता है, पानी की कमी हो जाती है और फिर जो है अकाल जैसी स्थिति पर बन जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, प्रश्न इसी का, हाँ ये 3 प्रश्न इसी पर आधारित है। अब अपने मित्रों के साथ संवाद कीजिए। अब आपने जो भी उत्तर दिए हैं, हालांकि हमने इसका की व्याख्या साथ साथ ही कर दी थी, अब अपने मित्रों के साथ संवाद कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। मैंने ऊपर दिए गए उत्तर इसलिए चुने क्योंकि देखिए पहला था कि भूजल भंडार वर्षा और तालाब झीलों से रिसने वाले पानी से भरता है। जो पानी के नीचे जो है, धरती के नीचे का जो भंडार है वो कैसे भरता है, वो जो भूजल भंडार है बेटा वो
तालाबों, झीलों से रिसने वाले पानी से भरता है, जैसा कि पाठ में भी बताया गया था। यही बात तो हमने आपको ऊपर समझाई पिक्चर के माध्यम से। फिर जल चक्र की बात हुई, तो जल चक्र की जो प्रक्रिया है उसमें भाप से बादल बनना और नदियों का समुद्र में मिलना मुख्य हिस्सा है जो प्रकृति का चक्र है। तो हमने यही तो बताया था अभी पिक्चर के माध्यम से कि वाष्प क्या है, जल चक्र क्या है। जल चक्र, समुद्र का पानी वाष्प बनता है और ऊपर बादल के रूप में जाता है और बादल जो है पुनः बारिश करती है, तो फिर जो है वो समुद्र में आ जाता है। नदियों से जो है वो पानी होते हुए समुद्र की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये चुना उत्तर। तालाबों को नष्ट करना पाठ में मुख्य गलती के रूप में बताया गया है। इस पाठ में मुख्य रूप से ये बताया गया है कि हम लोगों ने तालाबों को नष्ट कर दिया है। ठीक है, जिससे पानी की कमी और बाढ़ की समस्या बन जाती है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, पानी की कमी और बाढ़ की समस्या हो जाती है। तो बाढ़ जो है, हम नदियों के रास्ते को रोक देते हैं। ठीक है, सूखी नदी देखी और वहां पर घर बना दिया, और जैसे ही जल स्तर बढ़ा तो वो नदी अपना रुख जो है, अपना रास्ता पकड़ लेती है, और अगर उसे रास्ता नहीं मिला तो वो अपने यहाँ से कटाव करेगी, क्योंकि पहले तो नदी का रास्ता इधर था, पहले नदी का रास्ता इधर था, अब यहाँ हम लोगों ने बना दिए हैं घर, इधर हमारे बन गए घर। तो जब जल स्तर बढ़ेगा तो या तो वो इधर की बस्ती को तोड़ेगा या तो वो इधर की बस्ती को तोड़ेगा, या फिर अत्यधिक पानी और मलबे के साथ आया तो पूरे शहर जहां नदी का रास्ता था उसको बहा करके अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यदि हम उसको देखें तो वो पहले उस नदी का ही रास्ता था, हमने ही उसके रास्ते में अपना घर बनाया है। नदी ने, प्रकृति ने हमसे छेड़छाड़ नहीं की, हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, और उसका दुष्परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। ठीक है ना, चलिए। तो आपने डिस्कस भी कर लिया अपने मित्रों के साथ कि क्यों आपने ये, तो देखिए तालाबों को नष्ट करना पाठ में ये मुख्य गलती बताया गया है, जिससे पानी की कमी और बाढ़ की समस्या बढ़ी है। चलिएगा, मिलान करें। पाठ में से कुछ शब्द समूह चुनकर आपको यहाँ पर मिलान करने हैं। स्तंभ 1 में आपका दिया है क्या, जल, वर्षा जल संग्रहण। अब स्तंभ 2 में जल संकट, जल चक्र और भूजल, क्या क्या है ये, इनका अर्थ बताना है। तो देखिए, वर्षा जल संग्रह का मतलब क्या होता है, जमीन के नीचे छिपा हुआ जल भंडार। वर्षा के जल को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से मानवीय प्रयासों से धरती में संग्रह करना, या फिर जल का अत्यधिक कमी होना, या समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदलना, ये तो आपका जल चक्र हो गया। भूजल का अर्थ होता है जमीन के नीचे छिपा हुआ जो जल भंडार है ना। तो चलिए इसको हम यहीं पर मिलान कर लेते हैं। देखिए, जल चक्र तो क्या हुआ, समुद्र से उठी भाप का बादल में बनकर पानी में बदलना और वर्षा के रूप में पुनः समुद्र में मिल जाना। भूजल का अर्थ होता है जमीन के नीचे छिपा जल भंडार। जल संकट का अर्थ है जल की अत्यधिक कमी होना, और वर्षा जल संग्रह का अर्थ होता है जमीन के नीचे जो है, अच्छा ये यहाँ पर आपका वर्षा जल संग्रह का अर्थ होता है वर्षा के जल को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से मानवीय प्रयासों से धरती में संग्रह करना। ठीक है, चलिए इसका उत्तर भी है, तो हमने तो यहीं पर कर दिया है, आप इस तरह से उत्तर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर इस तरह भी आप जो है इसको बदल सकते हैं। तो जल चक्र का अर्थ होता है क्या, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदलना और वर्षा के द्वारा पुनः समुद्र में मिल जाना, जल चक्र है वो, है ना। तो वो जो जल समुद्र में था वो पुनः जो है बादल बन के फिर से समुद्र में ही आ जाता है। ठीक है, जल संकट क्या होता है, जल की अत्यधिक कमी होना। जब जल जो है बहुत कम हो जाता है तो क्या आ जाता है, अकाल या जल संकट इसे कहते हैं। जल चक्र आप जानते हैं। फिर भूजल का अर्थ होता है जमीन के नीचे छिपा जल भंडार, जो हमारी जमीन के नीचे छिपा हुआ जल का भंडार होता है उसे कहा जाता है भूजल।
ठीक है, चलिए अब ये था कुछ पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्न। अब पंक्तियों पर चर्चा, यानी कि इसी पाठ के कुछ पंक्तियों को यहाँ पर दिया गया है और उन्हीं पंक्तियों पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, इस पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। पानी आता है तो बेवक्त, देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो देखिए, पानी आता है तो बेवक्त, यह वाक्य पानी की असमान उपलब्धता की ओर इशारा करता है। कभी जरूरत से ज्यादा तो कभी बिल्कुल नहीं। तो ये तो गर्मियों में सभी को जो है इसकी परेशानी से जूझना पड़ता है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालत बन जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि पानी की कमी से सूखे जैसी स्थिति बन जाती है। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाना, जब अत्यधिक वर्षा होती है, बाढ़ आती है तो जनजीवन प्रभावित हो जाता है। अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू का अर्थ क्या होता है? यह दर्शाता है कि पानी की कमी और अधिकता दोनों ही हमें समस्या उत्पन्न करा सकती है ना। अत्यधिक पानी की कमी होगी तो अकाल पड़ जाएगा, अत्यधिक पानी होगा तो फिर बाढ़ आ जाएगी। तो ये जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। चलिएगा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने पानी रे पानी कहानी पाठ के कुछ प्रश्न किए जो कि कुछ बहुविकल्पीय थे। साथ में आप बच्चों ने सभी ने आपस में डिस्कस भी किया होगा कि ये उत्तर आपने क्यों दिए हैं। चैप्टर को एक बार फिर से पढ़िए और साथ में जल चक्र पर आप यहाँ पर 20 पंक्तियां लिख कर लेके आएंगे, या फिर जो है 15 या 20 पंक्तियां आप लिख कर लाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।